जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 20 में, जहां पर मैं आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स के बारे में आप सभी को बतलाऊँगा, जो कि आपके जो है कि लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स को समझने में आसानी होगी, है ना। और आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे लैग्रांजेस इक्वेशंस का, लैग्रांजेस पीडीई का जो आप सॉल्यूशन निकालिएगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस करने में मदद मिलेगी, है ना। कि अगर आप ग्रुपिंग मेथड से कब निकालेंगे और आप लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स मेथड से इंटीग्रल सॉल्यूशन कब निकालेंगे, इस पे डिफरेंस करने में आपको आसानी होगी। इसी वजह से मैंने लेक्चर नंबर 20 बनाने का निर्णय किया, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, इन पॉइंट्स को आप रिमेंबर करके जो है कि आप बड़ी ही आसानी तरीके से लैग्रांजेस मल्टीप्लायर्स या फिर ग्रुपिंग मेथड से जो सॉल्यूशन है, इंटीग्रल सॉल्यूशन है लैग्रांजेस पीडीई का, वो आप उसमें डिफरेंस कर पाएंगे। उन दोनों में डिफरेंस करने के बाद आप अच्छे तरीके से जो है कि आप आसानी पूर्वक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका एग्जिस्टिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन है dx अपॉन पी dy अपॉन क्यू और dz अपॉन r, जो कि एक लैग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन है या फिर लैग्रांजेस आप कह सकते हैं सब्सिडियरी इक्वेशन है, या फिर इसी को हम लोग लैग्रांजेस रेशियोज कहते हैं, ठीक है, या लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं, है ना। लैग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन कह लीजिए या लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन कह लीजिए, ठीक है ना, दोनों ही बात सेम है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे समझिएगा dx अपॉन पी है, dy अपॉन क्यू है और dz अपॉन r है। ये तीनों का तीनों जो है कि रेशियो है dx अपॉन पी, dy अपॉन वाई, dy अपॉन क्यू और dz अपॉन r। ये तीन ठो यहाँ पर रेशियो है ना, यहाँ पर तीन ठो रेशियो है। और यहाँ से जो है कि आपका के ठो पेयर बनेगा, यहाँ से आपका तीन ठो पेयर बनेगा। जैसे dx अपॉन पी और dy अपॉन क्यू एक ठो पेयर बन गया, फिर dy अपॉन क्यू और dz अपॉन r ये एक ठो पेयर और बन गया, मतलब एक ठो दो ठो हो गया। और एक आपका बन सकता है dx अपॉन p और dz अपॉन r, तो तीन ठो पेयर बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर तीन ठो पेयर बना, मतलब dx अपॉन p और dy अपॉन q एक पेयर बना, है ना। दो रेशियो है तो एक पेयर बना, फिर dy अपॉन q और dz अपॉन r फिर एक पेयर बना, फिर dx अपॉन p और dz अपॉन r फिर एक पेयर और बना, मतलब तीन पेयर बना। तो अगर इन तीनों का तीनों पेयर इंटीग्रेबल है आपस में, तो हम लोग कहेंगे कि थ्री पेयर्स ऑल आर इंटीग्रेबल, है ना। आगे देखिए केस वन कहता क्या है कि अगर ये तीन का तीन इंटीग्रेबल पेयर है देन पिक एनी टू, मतलब यानी कि dx अपॉन पी, dz अपॉन r और एक, और dy अपॉन क्यू और dz अपॉन r दो, और dx अपॉन पी और dy अपॉन क्यू तीन। अगर ये तीनों का तीनों इंटीग्रल पेयर्स अगर आपस में इंटीग्रेबल है, अगर आपस में इंटीग्रेबल है, तो उस केस में आप इन तीन में से किन्हीं दो को आप पिक कर लीजिए। ऑल थ्री पेयर्स आर इंटीग्रेबल है तो हमको तीन का ज़रूरत नहीं है, उनमें से आप दो इंटीग्रल पेयर को पिक कर लीजिए। एनी टू, कोई भी दो ठो आप कर लीजिए, चाहे आप dx अपॉन पी कीजिए, dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू कीजिए, चाहे आप dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन r कीजिए, या फिर dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू कीजिए, या फिर dx अपॉन पी इक्वल टू dz अपॉन r कीजिए। मतलब आपको तीन ठो नहीं करना है, तीन ठो आपका इंटीग्रल पेयर है तो क्या दिक्कत है, हमको उससे मतलब नहीं है। तीन में हमको दो ही को पिक करना, दो ही इंटीग्रल पेयर्स को पिक करना है। पहला केस तो ये, और दूसरा केस ये है कि दो पेयर्स अगर इंटीग्रल है, दो पेयर्स अगर आपका इंटीग्रल है, तो उसमें से, है ना, दीज टू को पिक कर लीजिए। तब मान लीजिए ऐसा dx अपॉन पी और dy अपॉन क्यू पहला इंटीग्रल पेयर है, और dy अपॉन क्यू और dz अपॉन r दूसरा इंटीग्रल पेयर है, लेकिन dx अपॉन p और dz अपॉन r आपस में इंटीग्रल पेयर नहीं है, तो फिर हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ दो ही से काम है, तो भाई दो ही को सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। हम मान लीजिए दो पेयर्स जो है कि आपस में इंटीग्रल है और तीसरा इंटीग्रल पेयर नहीं है, तो उस केस में भी हम लोग सिर्फ उन्हीं दो को सिलेक्ट करेंगे। और तीसरा केस बनता है वन पेयर इंटीग्रेबल।
वन पेयर इंटीग्रल, तब बड़ा दिक्कत होता है। जैसे कि dx अपॉन पी और dy अपॉन क्यू, ये एक पेयर इंटीग्रल है, या तो ये हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन r, ऐसा भी हो सकता है ना। ये दो आपस में इंटीग्रल होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है dx अपॉन पी और dz अपॉन r, ये दो रेशियो आपस में इंटीग्रल पेयर बनाएगा, है ना। लेकिन इसमें से दूसरा पेयर, तीसरा पेयर आपस में इंटीग्रेबल नहीं होगा, तो उस केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं दो जो है कि रेशियो को, जो कि एक पेयर बना रहा है dx अपॉन पी और dy अपॉन क्यू, इन्हीं दो रेशियो को आपस में ले करके एक पेयर बना करके हम लोग इससे एक इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो वही कह रहा है केस 3 में कि अगर वन इंटीग्रल पेयर हुआ तो उस केस में हम लोग देन पिक डेट वन, तब उसी एक पेयर को जो कि दो रेशियो से बना हुआ होगा, उसी एक पेयर को उठा करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालेंगे। एंड देन उन तीन रेशियो में हम लोग क्या लगाएंगे, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लगाएंगे, है ना। वांट्स टू हैव ए न्यू रेशियो, एक बार मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लगाएंगे ताकि वो नया रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब एक नया रेशियो में कन्वर्ट होगा तो वो रेशियो कन्फर्म है कि वो रेशियो जो है कि इंटीग्रेबल होता ही है ना। तो पहले से ऑलरेडी एक इंटीग्रल पेयर बन ही रहा था, है ना, मतलब दो रेशियो आपस में इंटीग्रल पेयर बना ही रहा था, और एक तीसरा आ जाएगा जो कि उन दो रेशियो के साथ इंटीग्रल पेयर बनाएगा, है ना। तो फिर में हम लोग को मिल ही जाएगा, दो इंटीग्रल पेयर मिल जाएगा इसका मतलब, और फिर हम लोग आसानी से हम लोग को क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग को फिर कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा एफ यू कॉमा भी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, है ना। वहाँ पर रख देंगे यू के मतलब ए के जगह पर यू होगा, बी के जगह पर भी होगा, समझ रहे ना। हालांकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चंस दिखाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली में ये है क्या ना, ये है आपका जनरल सॉल्यूशन टाइप का चीज़, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कॉप अप करने में प्रॉब्लम हो सकती है। केस नंबर 4, नो पेयर्स इंटीग्रेबल, अगर तीनों में से कोई भी पेयर इंटीग्रेबल नहीं है तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लगाएंगे, है ना। 2 बार लगाएंगे, क्योंकि पहला एक बार जब लगाएंगे तो उस केस में एक बार जो है कि एक रेशियो को जब हम लोग एक बार लगाएंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, उस केस में जब कोई भी पेयर इंटीग्रेबल नहीं होगा तो उस केस में एक बार जब लगाएंगे तो उस समय हम लोग को एक इंटीग्रेबल पेयर मिलेगा, और जब दूसरा बार लगाएंगे मेथड ऑफ मल्टीप्लायर तो उस केस में दूसरा इंटीग्रेबल पेयर मिलेगा, समझ रहे ना। इसीलिए केस 4 का बात किया हूँ मैं। तो आशा है कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इसका एग्जाम्पल बताऊँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।